जर्नी गाइस। देखो, गांधी एरा का पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हमने सांड्रस मर्डर केस तक, है ना, कॉन्स्पिरेसी तक हमने कवर कर लिया था। अब नेक्स्ट चलते हैं। और सॉरी गाइस, क्लास लेट होने के लिए, थोड़ा हेल्थ इशू आ गए थे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हम पढ़ चुके हैं ना, ये सब आप देख चुके हैं, ये सब मैंने आपको कवर करा दिया है पहली क्लास में। तो आज हमें जो पढ़ना है वो नेहरू रिपोर्ट से पढ़ना है ना। सांड्रस मर्डर कॉन्स्पिरेसी मैंने आपको बता दी थी, ये क्या थी, भगत सिंह वाला जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब आती है बात कि 1928 तक हम चले गए थे। अब बात आ रही है 1928 में आती है आपकी नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या क्या हुआ था, वो सब हम कवर करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये बताता हूँ कि नेहरू रिपोर्ट जो आपकी एक ऐसी रिपोर्ट है जो सक्सेसफुल नहीं हुई थी, फेल हुई थी, यानी कि एक्सेप्ट ही नहीं की गई थी। लेकिन तब भी हिस्ट्री में आपकी क्यों आई, इतिहास में क्यों रह गई है, इसकी कुछ वजह है। अब हम उनको जानते हैं। तो जिस टाइम नेहरू रिपोर्ट आपकी आई गाइस, तो ये तो आपको पता चल गया कि 1928 में हमारी नेहरू रिपोर्ट आई थी। और उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह लो या सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो उस टाइम थे, वो थे आपके लॉर्ड पेंकिन हेड। ठीक है, ये आपके उस टाइम सेक्रेटरी थे। तो इन्होंने एक चैलेंज दिया इंडिया को, क्योंकि इंडिया, आप जानते हैं, 1920 से 23 तक हमें आज़ादी मिल जाती, बट मैंने आपको बताया था कुछ ऐसा केस हुआ था, इस वजह में वहाँ नहीं मिल पाई, क्योंकि गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप करना पड़ा था 22 में ही। तो इसने कहा कि अगर तुम इंडिया जो है पूर्ण स्वराज मांगते हो, ये करते हो, तो मुझे ये बताओ कि तुम अपने उसको रूल कैसे करोगे, ये मुझे रिटर्न में लिख के दो। ये चैलेंज था कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। तो इस चैलेंज को याद रखना, एक्सेप्ट करने वाले कौन थे, वो थे मोतीलाल नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पापा। तो कौन थे इनके चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले गाइस, वो थे आपके मोतीलाल नेहरू। ठीक है गाइस, तो ये बात आप समझिए। अब ये हिस्ट्री में आपके क्यों रह गई है, इसकी वजह क्या है। तो इसकी वजह ये है कि अगर आपसे पूछा जाए या कहा जाए कि क्यों है, तो इसी को कहा जाता है गाइस ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ये एक ब्लूप्रिंट है, कह सकते हैं। ब्लूप्रिंट आप समझते हैं कि एक रफ आइडिया किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, या एग्जैक्ट उसका स्ट्रक्चर की हम इस तरीके को किस तरीके से, उसको हम ब्लूप्रिंट कह देते हैं। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ब्लूप्रिंट जो है, सबसे पहली बार जो तैयार हुआ था, वो नेहरू रिपोर्ट जो थी उसको है। अब और इसमें दूसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट रिटर्न डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, समझ रहे हैं ना आप। फर्स्ट रिटर्न डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स की जो है वो आपकी यहाँ करी गई थी। ठीक है, अब चलो और आगे बात करते हैं कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो नेहरू रिपोर्ट में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। नेहरू रिपोर्ट इसी वजह से आपकी हिस्ट्री में रखी गई है, जबकि ये फ्लॉप हो गई। अब उस टाइम क्या था, अब आपके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग पार्टीज़ बन चुकी थी। तो उस टाइम लगभग ऑलमोस्ट शायद 10 पार्टीज़ थी। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी, उनके जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस पर साइड नहीं किया था, जिस वजह से ये फेल हो गई थी, बाकी हो गई थी, और नेहरू जी अपना चैलेंज हार गए थे। ठीक है, तो नेहरू जी चैलेंज हार गए थे, उसके बाद भी हिस्ट्री में रही है सिर्फ इन दो पॉइंट की वजह से कि ये ब्लूप्रिंट और फर्स्ट रिटर्न डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी इसके अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट आता है आपका सिविल, इसको बड़ा कर लेते हैं ना, जिससे कि और अच्छा लगेगा समझने में। अब बात करते हैं, आता है आपका 1923। याद रखिएगा, पूरी मेरी कोशिश यही है कि हम एक सीक्वेंस में चले, ईयर टू ईयर वाइज चलते रहें, जो आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, बीच में अगर कोई ऐसा होता है कि ईयर डिफरेंस आता है, तो कोई बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो उससे रिलेटेड होगा, इसी वजह से बीच में ऐड किया होगा। अब देखो, बात आती है 1930 में आपका स्टार्ट होता है सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट। अब ये याद रखना बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, और इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहली बात आती है कि ये स्टार्ट कब हुआ था। तो एग्जैक्ट डेट अगर आपसे पूछ ली जाए कभी, तो याद रखना 6 अप्रैल 1930 में ये आपका स्टार्ट हुआ था। ठीक, उस टाइम वायसराय कौन था इंडिया का, याद रखना। जितने भी मूवमेंट्स हैं उनके बीच में मैंने आपको वायसराय लिखाए हैं, और वो याद ज़रूर कर लेना, क्योंकि वायसराय से कई बार क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। एफकेट में नहीं तो सीडीएस में तो आपके पूछता ही पूछता है। ठीक है, सीडीएस हो गया, एसएससी हो गया, कोई से भी और कंपटीशन एग्जाम दोगे सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, इस दौरान आपके दो रहे हैं, सबसे वन रहे हैं इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन रहा है 1926 से 31 तक। उसके बाद 31 में चेंज हो गए थे, 31 से 36 तक रहे हैं आपके लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है, कहीं ये विलिंगटन लिखा रहता है, कहीं ये विलिंगडॉन लिखा रहता है।
तो उसमें कोई ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। बहुत जगह स्पेलिंग वेरीज होती है हिस्ट्री में। अब इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में है क्या 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 है, तो याद रखिएगा इसमें 11 डिमांड्स रखी गई थी महात्मा गांधी के थ्रू। 11 डिमांड्स अलग अलग थी, जैसे कि हमें अलग अलग डिमांड्स, जैसे कि आप कह सकते हैं कि साल्ट पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, जो हमारे लोग हैं उन्हें आज़ाद करो, आप उन पर जुल्म नहीं करेंगे, मतलब इसी तरीके की अलग अलग डिमांड्स थी, 11 की 11। तो दो जब इरविन के पास गए गांधी जी रिटर्न डिमांड लेके, तो इरविन ने उनको प्यार से कहा कि आप मुझे दे दीजिए, मैं इनको बाहर लंदन पहुंचा दूंगा, वहां से कुछ आएगा, आप 1-1.5 महीने का टाइम दीजिए। गांधी जी ने मान लिए बात कि हाँ भाई 1-1.5 महीना तो लगेगा, वहां जाएगा ब्रिटेन में, वहां से कुछ आएगा रिस्पॉन्स, तब ये मुझे बताएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसने सिर्फ एक मीठी गोली दे दी थी इनको, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं हुआ था। जब गांधी जी ने मूवमेंट इनका बहुत अच्छे लेवल पर चलने लगा, इसकी स्टार्टिंग होती है दांडी मार्च से, ठीक है। अब पूछता है आपसे दांडी मार्च कब से कब तक हुई, तो ये भी याद रखिएगा। तो दांडी मार्च जो है आपकी गाइस 24 मार्च 1930 से लेके 5 अप्रैल 1930 तक, यानी कि याद रखिएगा ये खत्म हुआ है और इस मूवमेंट की स्टार्टिंग हो चुकी है, यानी कि सबसे पहले इसकी दांडी मार्च ही है। अब ये पूछ लेता है कई बार दांडी मार्च कितने दिन की थी, तो याद रखिएगा 24 डेज की आपकी दांडी मार्च थी। ओके गाइस, एक मिनट गाइस रुकिए, ये डेट गलत है, ठीक है। 5 अप्रैल तक ख़त्म था, बिल्कुल सही था। 24 ऐड कर लीजिए आप इसमें, अभी बताता हूँ मैं आपको एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट इसकी डेट की क्या वैल्यू थी। लेकिन आप ये याद रखिएगा, इसमें पूछ लिया जाता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इसकी 2 है, याद रखिएगा। 240 तो है माइल्स में, और 390 है आपकी किलोमीटर में गाइस, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक हुआ था, तो ये गांधी जी के साबरमती आश्रम से, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं इसकी आपको डेट एग्जैक्ट बताता हूँ। हाँ, मैं कह रहा था ना गाइस डेट गलत है, ये आपकी है 12 मार्च। इसको मैं पीडीएफ में एडिट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पूछ लिया जाता है ये यात्रा आपकी कहाँ से कहाँ तक हुई थी, तो आप याद रखेंगे इसको, ये आपकी साबरमती, ठीक है, आश्रम से, जो गांधी जी का साबरमती आश्रम है वहाँ से आपकी ये दांडी तक ही हुई थी। कहाँ तक हुई थी, दांडी तक हुई थी, ठीक है। दोनों ही गुजरात में है। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आई। अब बात आती है कि इसमें इनके फॉलोवर्स कितने थे या कितने लोग इनके साथ थे, तो याद रखिएगा सिविल डिसोबीडियंस या दांडी मार्च में इनके साथ 78 फॉलोवर्स थे इनके, ठीक है। अब इस टाइम एक याद रखिएगा अमेरिकन रिपोर्टर थे, ठीक है। कौन थे, अमेरिकन रिपोर्टर, और उनका नाम था वेब मार्ले, ठीक है। तो जब उन्होंने गांधी जी से पूछा ये क्या है, तो गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट क्या था, उस स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा। स्टेटमेंट क्या था पूछा नहीं जाता, सिर्फ एक स्टोरी के लिए, क्योंकि स्टोरी के बेसिस पर अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बेटर रहती है दिमाग माइंड में सेव रहने के लिए। तो गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि ये शक्ति के खिलाफ, ठीक है। चलिए लिख के समझ में नहीं आ रहा होगा ना, पीडीएफ में एडिट कर दूंगा, अभी मैं आपको ऐसे बता देता हूँ क्या है। शक्ति के खिलाफ ये अधिकार की लड़ाई है। सुभाष चंद्र बोस ने इसको क्या कहा था, याद रखिएगा, दो ने इसको स्टेटमेंट दिए, एक सुभाष चंद्र बोस और एक गांधी जी ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था इसकी, मतलब सुभाष चंद्र बोस ने इसकी जो कंपैरिजन है या इसकी तुलना है वो नेपोलियन में फ्रेंच मार्च के से की थी। ये 2 पॉइंट आपके यहाँ खत्म होते थे सिविल डिसोबीडियंस में। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पॉइंट था वो यही था। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते आगे। आगे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और ये याद रखिएगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि हाँ अच्छी अच्छी कहानी है, कुछ स्टोरी है जो जिससे आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भूलने वाली बात नहीं होगी। तो देखो स्टार्ट करते हैं, है ना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सबसे पहली बात आती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी हुई है आपकी। तो ये याद रखिएगा कि जो आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो टोटल 3 हुई है, ठीक है। अब और क्या क्या पॉइंट है इसमें, सबसे पहले ये कहाँ हुई है, तो याद रखिएगा ये लंदन में आपकी सेंट जॉन्स पैलेस में हुई है, ठीक है। प्रिंस लोग रहते थे तो उनके पैलेस होते थे, तो सेंट जॉन जेम्स पैलेस में ये आपकी हुई है। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम वहाँ के किंग कौन थे, तो याद रखना जॉर्ज 5 और पंचम कह सकते हैं हिंदी में, यानी कि जॉर्ज 5, इससे पहले 4 रह चुके होंगे, तो जॉर्ज 5 जो थे वो उस टाइम किंग थे। उस टाइम प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट कह रहा हूँ सॉरी, पीएम कौन थे ब्रिटेन के,
तो याद रखिएगा वो थे मैकडोनल्ड। अब याद रखना मैकडोनल्ड ये आपका वो वाला मैकडोनल्ड नहीं है जो आप खाते पीते हैं, ठीक है। अब आता है वही मैंने कहा, नंबर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 हुई है। अब कौन कौन से ईयर में हुई है ये इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। तो आप ये याद रखिएगा, सबसे पहली हुई है आपकी 1930 में, सेकंड हुई है 1931 में, और फिर हुई है आपकी 1932 में गाइस। अब आती है कि किस में गांधी जी ने पार्ट लिया, किस में किसने पार्ट लिया। तो सबसे बेसिक चीज़ याद रखना, तीनों में जो सब तीनों में पार्ट लिया है वो है आपके अंबेडकर साहब, ठीक है गाइस। तीनों में जो पार्ट लिया है वो अंबेडकर जी ने लिया है, और गांधी जी ने सिर्फ सेकंड कॉन्फ्रेंस में लिया है 1931 में। क्यों लिया है वो आगे स्टोरी चलेंगे। अब याद रखना कि जो आपकी फर्स्ट टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसके टाइम में जो आपके वायसराय थे वो थे इरविन, ठीक है। ईयर मैं आपको बता चुका हूँ 1926 से 31 तक। और बाद के दो में जो थे यहाँ आपके आ गए थे वेलिंगटन, ठीक है। ये पॉइंट देखो मैंने यहाँ लिखा भी है इस पीडीएफ में कि वायसराय जो फर्स्ट के थे वो ये थे, और सेकंड और थर्ड के आपके लॉर्ड वेलिंगटन थे। अब चलो आगे चलते हैं, इसमें और कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। याद रखना सेकंड सिर्फ 1931 वाली में गांधी जी ने पार्ट लिया। अब क्यों लिया था अब वो आती है बात आपकी आगे, तो उसको समझते हैं। तो याद रखना ये इस वजह से लिया था क्योंकि यहाँ होता है एक पैक्ट। अब सेकंड कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या था, सबसे पहले तो ये जानने से पहले तो पैक्ट पढ़ेंगे कि जब सेकंड कॉन्फ्रेंस में जाएंगे वहाँ क्या हुआ था वो बताएंगे। तो आती है बात 5 मार्च 1931 में, कब 5 मार्च 1931 में पैक्ट होता है गांधी इरविन पैक्ट। इस पैक्ट में क्या क्या होता है, तो इस पैक्ट में गांधी जी कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए तैयार नहीं थे, और लंदन में उन्होंने इस लोगों ने कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी जिससे कि गांधी वहाँ आए, और गांधी जब वहाँ आ जाएगा तो जो इनका ये चल रहा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये बंद हो जाएगा, और ये बंद हो जाएगा तो ये अच्छे खासे उसको कंट्रोल कर पाएंगे। इस वजह से गांधी जी को बुलाना चाहते थे। इरविन पे प्रेशर डाला क्योंकि इरविन वहाँ का वायसराय था, उस पर प्रेशर डाला गया कि गांधी जी को लेके आओ। वो जाता है, गांधी जी के पैरों में पड़ जाता है कि गांधी जी बापू जी मेरे जॉब की बात है कि मुझे आपको वहाँ बुलाया है ऐसे ऐसे करके। तो गांधी ने कहा मैंने तो सबसे पहले तुम्हारे पास ही रखी थी ये डिमांड, तुम नहीं माने तो मैं क्या करूँ, मुझे तो मजबूरी में फिर ये आंदोलन करना पड़ा। तो कहता है आप बात समझिए वो करके, तो कहता है कि आप वहाँ चले जाइए, आप जो कहेंगे मैं बातें मान लूँगा। तो ठीक है, इनके बीच में इसी बातों को लेके पैक्ट होता है। और इसमें क्या होता है, गांधी जी कहते हैं जितने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लोगों ने अपनी जॉब छोड़ी थी उन सबको वापस अपॉइंट करो, क्योंकि गांधी जी जानते थे लोगों ने छोड़ दिया, अब लोग मुझसे दुख मतलब परेशान हैं, मुझे कोस रहे हैं कि मेरी नौकरी छुड़वा के बैठ गए हैं, और कुछ हुआ तो है नहीं क्योंकि 19 समझ रहे हैं आप 20 के आसपास वहाँ छोड़ी है उन्होंने। 1920 में चला था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो यहाँ आती है बात, ठीक है। तो उन्होंने इरविन ने कहा ठीक है आइयो भाइयों जल्दी आओ, फटाफट जॉब में अपॉइंट कर दिया गया, वापस उनको जॉब में रख दिया गया। सेकंड बात आती है, उन्होंने कहा था कि थोड़ी छोटी 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 मांगे भी करी, वो भी कर दी। उन्होंने कहा जितने भी क्रांतिकारी हमारे जेल में उन सबको आज़ाद करो, सबको कर दिया सिवाय भगत सिंह के। उन्होंने कहा भगत सिंह को आज़ाद क्यों नहीं कहा, उन्होंने कहा देखिए भगत सिंह पे चल रहा है सैंडर्स मर्डर केस, ठीक है। भगत सिंह को जेल के अंदर रखा गया था सैंडर्स। अब क्यों रखा गया था ये भी याद रखिएगा, जितने भी है रोलेट एक्ट चल रहा था तो सब जितने भी क्रांतिकारी थे वो सब मर रहे थे। तो क्या करते हैं ये लोग 8 अप्रैल में, ठीक है 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह, ठीक है, सेंट्रल असेंबली में जाके बम फोड़ देते हैं और वो अपने आप को अरेस्ट करा देते हैं। तो इस वजह से फिर उन जब अरेस्ट करा देते हैं तो वो लोग ढूंढते कि कोई ऐसा केस मिला भगत सिंह के खिलाफ जो इसको हम छोड़ ना सके। तो इनको मिलता है सैंडर्स मर्डर केस, जो आपको याद होगा 17 दिसंबर 1928 में हुआ था, ठीक है, पंजाब केसरी की जी की मौत के बाद। तो ठीक है यहाँ इसके खिलाफ कर दे, तो कहता है उन पर वो केस चल रहा है वो मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, आप एक काम कीजिए आप मुझे रिटर्न में लिख के दे दीजिए, और आप जब रिटर्न में लिख के दे देंगे मैं वहाँ पहुँचा दूंगा उसे ब्रिटेन में, और वहाँ से जैसा भी रिस्पॉन्स आएगा मैं उस हिसाब से भगत सिंह को छोड़ दूंगा। गांधी जी ने नहीं दिया। और एक यही पॉइंट आता है जो लोग यानी कि हम यूथ वगैरह जो है ये कहते हैं कि गांधी जो है चाहते तो भगत सिंह को आज़ाद करा से सिर्फ लिख के देना था। अब वजह क्या रही थी क्या नहीं थी एग्जैक्ट वजह तो उस टाइम गांधी जी जानते होंगे, या क्या वजह थी या हम लोग जो सोचते हैं वो सच है, ये बिग बात है, इसको हम यहाँ आर्ग्यू नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब उस पर प्रेशर करते हैं तो इरविन कहता है बाहर बताता है कि मुझ पर बहुत प्रेशर आ रहा है, मैकडोनल्ड को बताता है। तो वो कहता है तुम सोच ही क्यों रहे हो, तुम फांसी दे दो भगत सिंह को। तो एक दिन पहले जबकि डेट फिक्स थी 24 तारीख,
ठीक है। तो एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 में भगत सिंह को हैंग कर दिया जाता है, यानी उनको फांसी दे दी जाती है और उनके साथ राजगुरु सुखदेव, आप जानते हैं, उन लोगों को भी दे दी जाती है। अब होता क्या है, इरविन खत्म होता है, इरविन से कुछ नहीं होता, इरविन को हटा देते हैं और आता है आपका वेलिंगटन, जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद होता है 1932 में गांधी जी को वो आता है और अरेस्ट कर लेता है और गांधी जी को कहाँ रखा जाता है, इरवाड़ा जेल में रखा जाता है। अब सेकंड कॉन्फ्रेंस के दौरान गांधी जी गए थे, जब गांधी जी वहाँ जाते हैं सेकंड कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ लंदन के लिए, या आप याद रखिएगा, 8-10 किलोमीटर की लाइन लग गई थी लोगों की, किलोमीटर, सिर्फ ये देखने के लिए गांधी है कौन, क्या है गांधी। क्योंकि लंदन में भी लोगों ने सुन रखा था कि कोई बुढ़ा है, धोती कुर्ता पहनता है, लाठी लेता है और हंगामा मचा रखा है कि ब्रिटेन और लंदन के लोगों के काबू नहीं आ रहा देखने के लिए। उस टाइम वहाँ की क्वीन थी एलिजाबेथ, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ थी। तो उन्होंने भी अपने लोगों से कहा कि मुझे गांधी से मिलना है, गांधी को बुला के लाओ। अब गांधी थे वे, उन्होंने कहा मुझे नहीं मिलना है, तुम्हारी महारानी को मुझसे मिलना है, वो आए, मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर लोगों ने वहाँ पे कहा कि आप गांधी से, आप जानते हैं लोग मिलने के लिए उनसे तरसते हैं और वो आपको खुद बुला रही हैं, आप तब भी नहीं मिल रहे। तो गांधी जी का तब भी ये जवाब था, मैं उनसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ अपने काम से काम रखने आया हूँ, मैं कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूँ। तो लोग कहते हैं कि अच्छा, अब आपको खुद आ रही है आपसे मिलने, कम से कम आप कपड़े तो, सूट वूट तो सही से पहनिए। उन्होंने कहा मैं नहीं पहनूंगा। एक प्रोटोकॉल होता है, आप याद रखेंगे, प्रोटोकॉल होता है हर चीज़ का, कि प्रेसिडेंट हो, आपके पीएम, उन सबसे मिलने का एक ड्रेस प्रोटोकॉल होता है, वो फॉलो करना पड़ता है। तो याद रखिएगा, महारानी ने सिर्फ प्रोटोकॉल तोड़ा, सिर्फ महात्मा गांधी को देखने के लिए कि महात्मा गांधी है कैसे आखिर, ठीक है, ये देखने के लिए वो आए, प्रोटोकॉल टूटा, उनसे मिली और से चले गए। उसके बाद कॉन्फ्रेंस में जब जाते हैं तो लंदन में अंग्रेजों ने एक चीज़ देखी कि ये सब लोग बोल तो एक ही चीज़ रहे हैं, बट अम्बेडकर साहब थोड़े अलग हैं, कि उनको दिखा आरक्षण की बात। तो जब सबसे पूछा कि क्या क्या, सबने कहा एकता, अखंड, अखंड राष्ट्र ये बोला। बट गांधी उसमें जब अम्बेडकर साहब से पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला मुझे चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, SC ST के लिए हमारे यहाँ अभी भी बहुत ये है वो करके उन्होंने कहा। और गांधी जी ने कहा अम्बेडकर चुप हो जाओ, हमें वही चाहिए, ठीक है, राज, अखंड राज चाहिए। नहीं माने, उन्हें बोला, जब देखा कि वो बोल रहे हैं, आर्ग्यू हो गई उन दोनों के बीच में, अम्बेडकर साहब और गांधी जी के बीच में, देखा बहुत आर्ग्यू हो गई, तो उसमें साथ में सरोजिनी नायडू जो है वुमेन्स की रिप्रेजेंटेटिव थी, तो उन्होंने वुमेन्स के लिए भी रखना स्टार्ट कर दिया। जब वहाँ देखा सभी है और छोटी छोटी पर्टिकुलर रियासतें के भी राजा वगैरह वहाँ बोलने लगे, तो फिर गांधी जी वहाँ से छोड़ के चुपचाप चले आ गए। और उसका जो कंक्लूजन निकला सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस का, यानी कि 1931 का, वो आपका निकला सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया अम्बेडकर साहब को। गांधी जी इस बात से गुस्सा हो गए, क्योंकि गांधी जी जानते थे मुस्लिम लीग पहले ही अलग हो चुकी है और ये जो अंग्रेज है ये डिवाइड एंड रूल वाला प्रोसीड करना चाहते हैं, और इसलिए हिंदू से SC ST जो है अपनी, उनको अलग नहीं करना चाहते थे गांधी जी। तो उन्होंने वहाँ जेल में ही स्टार्ट कर दिया अपना अनशन। हालत उनकी ऐसी हो गई कि वो मरने वाले थे। और याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अम्बेडकर साहब की भी उतनी रेस्पेक्ट करते थे और गांधी जी की भी उतनी ही रेस्पेक्ट करते थे। तो जब वो उससे मिलने जाते थे गांधी जी से जेल में, तो अम्बेडकर साहब पूछते थे उनकी हालत क्या है, तो वो कहते थे पता नहीं, आज है कल हो या ना हो। ये देखकर अम्बेडकर साहब पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा लोगों का, क्योंकि जानते थे अम्बेडकर साहब भी कि अगर गांधी जी को कुछ भी हो गया तो लोग वैसे ही, हम मतलब छूत छूत की बीमारी का वो असर है, तो बहुत से लोग नफरत करने लगेंगे मुझे। और वो चाहते नहीं थे, क्योंकि वो वैसे ही बहुत क्रिटिसाइज हुए हुए हैं बचपन से अब तक, आप लोग जानते हैं उनकी कितनी रहा है। लेकिन याद रखें, अम्बेडकर साहब के हैव 3 PhD होल्डर्स। एक इंसान आज के टाइम में एक नहीं होती, वो उस टाइम में जहाँ उनको पढ़ाई के लिए नहीं कर कुछ मिलता था, ना एडवांटेज मिलती थी, उसके बाद भी वो 3 PhD होल्डर थे। तो वहाँ पे फिर फाइनली अम्बेडकर साहब को झुकना पड़ता है, इरवाड़ा जेल में ही जाते हो, और वहाँ होता है आपका पूना पैक्ट, ठीक है। पूना पैक्ट होता है, कब होता है, 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट होता है। उस किसके बीच होता है, गांधी और अम्बेडकर साहब के बीच में होता है, जिसमें गांधी, अम्बेडकर जी जो है सेपरेट इलेक्टोरेट लौटा देते हैं, बट आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन की डिमांड करते हैं, ठीक है। ये आपकी आई इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताई राउंड कॉन्फ्रेंस के बीच में। अब देखो, आज राउंड कॉन्फ्रेंस और आपका सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट दो ही रखे हैं मैंने, जिससे कि आपको इतनी सी छोटी सी वीडियो में ही आप अच्छे से पॉइंट समझ सको। अब नेक्स्ट में जो स्टार्ट करेंगे हम, वो याद रखिएगा 1935 से हमारी कहानी चलेगी, और यहाँ चलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस की कहानी बताएंगे, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रहा,
और उसके बाद आपका एक क्लास और के बाद हो सकता है नेक्स्ट क्लास में ही आपको हम दिला देंगे इंडिपेंडेंस, यानी कि पहुंच जाएंगे वहाँ, और नहीं हो पाया तो उससे अगली क्लास में ख़त्म हो जाएगी, यानी कि 2 क्लास मैक्सिमम और है और आपका गांधी एरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको 2 क्लास और बची है, 1 क्लास और बचेगी, उसके होते ही साथ ही पूरी पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं। याद रखिएगा आज हमने ये पढ़ा और इससे पहले देखिए ये पढ़ चुके हैं, इसको नहीं पता है वो कवर कर लेना। चलिए मिलते हैं फिर, जय हिंद।